लोगों के लिए आसानी हो। 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे गवर्नर हाउस में वो बिगनर्स हैं। एक साथ अगर उन्हें हर चीज दे दी जाती तो वो परेशान हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, एक साथ इतनी सारी चीज देखता है तो परेशान हो ही जाता है। तो डे 1 डे 2 दिन डे वाइज आप लोगों का ये हैकाथॉन जो है वो ब्रेक किया गया, और अभी भी ये हैकाथॉन आपका कुछ दिन चलेगा। अच्छा, ये इस तरह आप लोगों को जो हैकाथॉन दिया गया है कि भाई पेन पेपर पे पहले अपना काम शुरू करो, फिर जो है वो उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा ये फोकस है कि जितना हो सके ना, यहाँ पे रहते हुए ही एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है उसका आप लोगों को एक फ्लेवर दिया जाए कि भाई इंडस्ट्री में काम होता किस तरह। अब ऑफकोर्स आप एक कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करना एक अलग चीज है, बट वर्क एथिक्स को भी अडॉप्ट करना एक अलग चीज होती है। आप हो सकता है एक अच्छी कंपनी में जाएं, उसके वर्क एथिक, उसका कल्चर अलग हो काम करने का, एम्प्लॉयज को ट्रीट करने का, बट जिस तरह एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन डेवलप होती है उसका फ्लो क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना हो सकता है हम आप लोगों को यहीं पे वो चीजें बता रहे हैं। तो जब भी जो आप लोगों को टास्क दिया गया है डे 1 से लेकर डे 4 तक, वो इसी तरह दिया गया है कि आप लोगों की जो है वो एक ये भी लर्निंग हो कि भाई काम एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना किस तरह शुरू होता है। ऐसा स्टूडेंट तो आपको पता है, आप कोई भी नेक्स्ट.जेएस का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें और आप काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने भी एक क्लास में बात डिस्कस की थी, उस क्लास को याद करें जब हम टेलविंड सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे। मैंने भी आपको कहा था ना कि भाई जब भी कभी बैठो कोई भी लेआउट बनाने में तो पेन और पेपर को लेके बैठा करें। यस सर। या कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, अभी हमने जो एपीआईज पढ़ना है उसमें भी ये चीज जो है वो वैलिड है। अच्छा, होता क्या है, पेन पेपर से जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, फिर दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं, फिर उसको भूल जाएंगे। आप जितना भी सोच रहे हैं, जितनी भी अच्छी तरह से चीजों को याद रखें, कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं मिस तो कर ही देंगे, तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो काम भी इसी तरह शुरू होता है कि सबसे पहले है ना पेन और पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी स्टेक की, कि भाई हमने डेवलप क्या करना है। हमारे इस केस में हम ई कॉमर्स डेवलप कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में क्या है, जो टेम्पलेट्स आपको मिले हैं वो आप लोगों को डेवलप करने हैं। मीनवाइल अगर किसी का कोई बिजनेस वाकई में ही है, किसी के दोस्त का है, किसी के रिश्तेदार का है, उससे वो इंस्पिरेशन ले सकता है। या आपके पास अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो टेम्पलेट आप लोगों के पास है, उससे आप लोग इंस्पिरेशन ले लें भाई, कि अगर फर्नीचर है तो क्या बिजनेस हो सकता है, अगर रेस्टोरेंट है तो क्या बिजनेस हो सकता है, अगर कपड़े क्लोथिंग वेबसाइट है, क्लोथिंग का बिजनेस है तो क्या हो सकता है। या अगर आप लोगों के पास अपना कोई बना बनाया बिजनेस चल रहा है, आप उसको भी जो है वो, जाहिर सी बात है अपने बिजनेस में तो सभी इंटरेस्ट लेते हैं, अपने ही बिजनेस को डिजिटली ग्रो करें। एक अगर उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, और अगर है तो कम है, तो अपने ही बिजनेस को जो है वो मजीद ग्रो करें। तो ये डे 1 में आपको मिला कि भाई पेन पेपर पे जो है वो अपनी चीजें लिखो, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन डे 2 में आपको मिली, बल्कि नहीं मैं शायद दिन आगे पीछे कर रहा हूँ। फिर आप लोगों ने अपना टेक स्टैक डिसाइड किया। अच्छा, टेक स्टैक क्या होता है? टेक स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी की, आप अपने बिजनेस की जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो फ्रंट एंड पे आपने नेक्स्ट.जेएस को रखा, उसकी स्टाइलिंग के लिए आपने टेलविंड सीएसएस को रखा। हो सकता है आपकी अपनी कोई प्रिफर्ड चॉइस हो, आपने नेक्स्ट.जेएस यूज नहीं करना, आपने कुछ और करना, ये भी हो सकता है अगर आपका बनाया बनाया कोई बिजनेस चल रहा है। फिलहाल हमने सैनिटी को रखा हुआ बैकएंड पे, हो सकता है सैनिटी आपकी प्रिफर्ड चॉइस ना हो, आपका पहले से कोई बिजनेस हो या नो हाउ किसी और प्लेटफॉर्म की, जैसे वर्डप्रेस की हो, शॉपिफाई की हो, मैजेंटो की हो। तो इन सब चीजों को आपने जो है वो नोट डाउन किया कि, और इसी तरह इंडस्ट्री में भी काम होता है। जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तो पहले गौर फिक्र करके बिल्कुल डीप थिंकिंग के साथ इन चीजों पे फोकस किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी चेंजेस करनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो,
वो उसी वक्त हो जाए। अब मैं आपको बोलूं आप लोगों ने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है अपने टेम्पलेट की, मैं बोलूं यार नेक्स्ट डे नहीं करो कुछ और कर लो, तो आप लोग बोलेंगे भाई डेवलपमेंट शुरू कर दी, ऐसा कैसे करें। तो जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है आप उसी वक्त कर लेते हैं जो आपने की। फिर अब आप लोग डेवलपमेंट के फेज में, डेटा अब आप लोगों ने माइग्रेशन भी कर ली है और सैनिटी से डेटा अब आप लोग कंपोनेंट्स बनाना शुरू भी कर दिया है जो डे 4 में आपको मिला है। डे 4 में बहुत सारी चीजें, कोई 28-30 चीजें, तो अब 28-30 चीजों में तो हो सकता है 50% आपको आती हो, 50% नहीं आती हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप लोगों को बात पता है कि जो चीजें, जाहिर सी बात है, अब आप खुद भी सोचे ना भाई, जो चीज आती है उसको करना शुरू कर दो, सिंपल। जो नहीं आता देखी जाएगी, करना सब है। ये नहीं है कि आप लोगों के पास ये लेवरेज है कि भाई आता नहीं है तो करना नहीं है, सही है, करना सब है। शुरू वहां से करो जो चीज आप लोगों को आती है। कंपोनेंट बनाना आता है, शुरू करो। सैनिटी में क्वेरी लिखना आती है, ठीक है भाई, कंपोनेंट वाइज क्वेरी चल रही है और हर कंपोनेंट के पास अपना अपना कैटेगरी का डाटा है, वहां से डाटा फैच। और कैटेगरी किसी की अगर न्यू अराइवल है, क्रॉकरी है, जैसे कोई फर्नीचर था तो अगर चेयर्स है उसमें बनाओ चेयर का कंपोनेंट, वहां पे क्वेरी फैच करो। फर्नीचर में टेबल भी आ जाए, टेबल का कंपोनेंट, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपके स्कीमा में है या जो भी एपीआई के रिस्पॉन्स में आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब फर्नीचर में टेबल भी आता है, सोफा भी आता है, बनाओ उसके कंपोनेंट, शुरू करो डेवलपमेंट। जो चीजें आती है ना भाई शुरू करो। जैसे हो सकता है उसमें पेजिनेशन भी, आप लोगों को पेजिनेशन का नाम भी नहीं बताओ, तो ठीक है भाई, सीख के कर लेना। अच्छा, तो ये चीज करनी सब है, बस शुरू आप वहां से करें ताकि जो चीजें आप लोगों को आती है, ताकि क्या हो, काम कम से कम होता रहे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी पॉइंट है कि भाई हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं, ठीक है, सुन लिया आपकी बात। तो सबसे पहली चीज, हम वो हर चीज पढ़ ही नहीं सकते जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अभी है या आगे भी जो आएगी। ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं, आप लोगों को पहले भी पता ही होना चाहिए भाई, हर चीज थोड़ी पढ़ी जा सकती है। आप लोग स्कूल कॉलेज में होंगे, कोई आप लोग पूरी किताब थोड़ी पढ़ते हैं, सही है ना। अब काफी लोग ये कह रहे हैं हमने शिपमेंट एपीआई तो पढ़ी नहीं, ठीक है। अब शिपमेंट एपीआई क्या है, आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट पहले शेयर किया जा चुका है। अब ये हर चीज, जाहिर सी बात है, सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि आप पहले दिन से ईमानदारी से पढ़ रहे हो और हर असाइनमेंट आप लोगों ने टाइम पे किया हो, या अगर बिल्कुल भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं किया तो थोड़ी देर बाद, टाइम के डेडलाइन के बाद कर लिया, या इवन आपको चीजों की नो हाउ हो, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। सबसे पहले प्री रिक्विजिट तो यही है कि ईमानदारी से आपने पूरा महीना, मतलब पूरा क्वार्टर जो है वो पढ़ाई की हो। जाहिर सी बात है, बात पढ़ाई की हो रही है तो आपकी तरफ से भी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट ही है। तो शिपमेंट एपीआई में क्या है, जैसे हम अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, एक एपीआई बनाई, उस एपीआई को हम ईमेल भेज रहे थे। वो ईमेल क्या था भाई, उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर था। रिक्वायर्ड पैरामीटर मतलब जिस डाटा को एपीआई आप अपने यूजर से जरूरत हो, जिस डाटा को, जिस खास फील्ड को यूजर भेजता है ना एपीआई के पास, वो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। हमारे केस में हमने लास्ट टाइम ईमेल को भेजा, पासवर्ड होता पासवर्ड को भी भेजते, जेंडर होता जेंडर को भी भेजते, डेट ऑफ बर्थ होता हम डेट ऑफ बर्थ को भी भेजते। तो एपीआई को जो जो डाटा चाहिए होता है ना, जैसे पिछली से पिछली क्लास में हमने नेम और डिस्क्रिप्शन को भेजा था, तो वो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे। तो कुछ भी नहीं है भाई, आपने उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स भेजने, एपीआई को रिस्पॉन्स मिलेगा, console.log करके देखेंगे, अगर उसको सही से उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिल रहे तो आपकी एपीआई सही से रिस्पॉन्स कर देगी। तो इसमें हमने क्या नहीं पढ़ा। अच्छा, बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो हमने नहीं पढ़ी, तो भाई अब हम हर चीज थोड़ी पढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट की दुनिया इतनी वास्ट है, इतनी सारी चीजें कि भाई अब हर चीज हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा कोर्स 5-10 साल का हो जाएगा, और 10 साल बाद कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वेब डेवलपमेंट की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में रोजाना की बेसिस पे आप नई नई चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं, तो खुद से भी चीजों को पढ़ने की आदत डालें। इसीलिए हम डे 1 से, पहले क्वार्टर के पहले दिन से आप लोगों को कह रहे हैं
कि हम भाई क्या करते हैं यहाँ पे आके, एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं और उसमें पढ़ाई करके चले जाते हैं। 3 घंटे में आप भी सोचे ना हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और आप लोग क्या क्या ही 3 घंटे में पढ़ लेंगे। आप लोगों की भी तो चीजों को एडॉप्ट करने की, डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है ना, और पढ़ाई 2-2.5 घंटे से ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितने ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो। सही है, तो चीजों को खुद से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे ये वो। अब जो टेम्पलेट मिले आप लोगों को वो आपकी इंस्पिरेशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा, होता है, अब क्या करें भाई, करना तो है। तो आप लोगों के, अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, अपना नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में किसी का होगा, अपने किसी दोस्त का होगा। अगर ये भी नहीं है तो भाई घर के हर गली में हेयर सैलून और पार्लर तो होते ही है। आप लोगों को उसका आइडिया भी है। तुम मेडिकल की बना लेना, गूगल पे जाएं और कुछ भी टेम्पलेट सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल हेयर सैलून का टेम्पलेट सर्च करें या पार्लर का टेम्पलेट सर्च करें और वहां से डेवलपमेंट शुरू करें। सोचे अगर आपका हेयर सैलून होता, आपका पार्लर होता, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप लोग क्या करते? आप लोग जाहिर सी बात है एक अच्छी सी सर्विस देते हैं, एक डिजिटल प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो तो अच्छी सी वेबसाइट होती है आपकी। ठीक है, तो इन सब चीजों को सोचें। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब हम भाई सीधा सीधा एग्जाम भी ले सकते थे, जैसे Q1 में लिया, पढ़ाई कराई, एक दिन एग्जाम लिया, काम खत्म। ये इतनी लंबी चौड़ी मेहनत क्यों हो रही है? हम आपके ऊपर कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, कोई तो रीजन हो या सिर्फ टाइम जाया हो रहा है? तो देखिए, मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि किसी दूसरे ने नहीं बनाया। अब मार्केट में जाहिर सी बात है फिर वही स्किल बिकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक हुनर का काम है। अब आपके पास स्किल होगा तो आप स्टैंड आउट होंगे। अब आप ये चीज जाके अपने किसी कस्टमर को बेचेंगे या इवन के कहीं जॉब भी करेंगे, कोई फ्रीलांसर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले अपना काम दिखाना होगा, क्योंकि जिस काम में हुनर होता है ना उसमें आपका टेस्ट लिया जाता है। अब चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्रामिंग कोड लिखना आता है, कोई हुनर का काम है। आप शेफ हो, शेफ या कोई भी फेमस रेस्टोरेंट फेमस क्यों होता है? जाहिर सी बात है उसका खाना अच्छा हो। अगर उसका खाना अच्छा है इट मींस उसके शेफ जो है उसके हाथों में हुनर है। कोई भी टेक्निकल काम में जिसमें भाई हुनर की जरूरत होती है तो जो है वो ये सब काम तो करना ही पड़ता है। तो आप जब मार्केट में जाएंगे, आप कोई भी जॉब पोस्ट करें ना, जो लोग मार्केट में इन है किसी भी फील्ड में, उनको ये बात पता होगी, आप कोई भी जॉब पोस्ट करें ना, 1 घंटे के अंदर 100, 150, 200 रिज्यूमे आ जाते हैं। अब उसमें से काम के कितने, ये फिर मैटर करता है। फिर उस कैंडिडेट को हायर करो, उसका प्रोबेशन पीरियड या इंटर्नशिप पीरियड को वो सरवाइव करता है या नहीं। तो एक कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस अगर फॉरेन भी हो ना भाई तो 6 महीना लगता है फाइल भी अलग बनेगी, उसको इंटरव्यू से लेके अपनी परमानेंट जॉब करने तक 6 महीना लगता है। पहले वो इंटरव्यू देगा, फिर उसके 2-3 इंटरव्यू होंगे, फिर वो 3 महीना या 4 महीना अपना प्रोबेशन सर्व करेगा, फिर उस प्रोबेशन में ये नोटिस किया जाएगा कि वो केपेबल है कि नहीं, तो ये उसके बाद जाके वो परमानेंट होता है। तो 4-6 महीने का ये प्रोसेस है। अब इस 4-6 महीने के प्रोसेस में आप कितना स्टैंड आउट करते हैं? जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले अपने आप को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 200 रिज्यूमे जब आते हैं ना भाई, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आपको हायर क्यों करें भाई, उसके पास और 199 रिज्यूमे पड़े हुए, आप में ऐसी क्या बात है जो उन 199 लोगों में नहीं है? तो वो एक इस तरह का जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आप खुद ही स्टैंड आउट होंगे, और ये प्रोजेक्ट एक फुल फाइनल आपका एक प्रोडक्ट भी बनेगा कि भाई वो ये सेम प्रोडक्ट आप लोग 10 लोगों को बेच सकते हैं। भाई मुझे भेज दो, मेरा ई कॉमर्स है, आप भाई मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मुझे भेज दिए। सेम चीज आप लोगों ने सभी भाई को भेज दी, सेम चीज अब्दुल्ला भाई को भेज दी। तो इसी तरह जब चीजों को बेचेंगे ना तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा होगा कि हमने क्या चीज बनाई। हो सकता है अभी तो जाहिर सी बात, आप लोग डेवलपमेंट फेज में, एक बिगिनर है, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये आप लोग एक बहुत बड़ी चीज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी चले मैं खुद अपने एंड से बता दूं,
ये आप लोग एक बहुत अच्छी और जबरदस्त चीज बनाने जा रहे हैं। आप जब इसको बना के मार्केट में जाएंगे ना, आप लोग वाकई दूसरों से अलग दिखेंगे। अब उस सब में जाहिर सी बात है मेहनत लगेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह लगे, देखिए किसी को भी नोट करें ना, कोई भी आपके दोस्त या रिश्तेदार में होगा, मामू का, खालू का, कोई तो बिजनेस होगा, इवन के आपके अब्बा का कोई बिजनेस होगा। आपके अब्बा किस कंपनी में जॉब करते हैं? सपोज करें वो किसी बैंक में जॉब करते हैं। चले बैंक की एग्जांपल तो एक बहुत हैवी एग्जांपल हो जाएगी। कहीं भी आप लोगों की कोई भी शॉप होगी, किसी रिश्तेदार की कोई शॉप होगी, देखिए वो किस चीज का बिजनेस है। कहीं तो आपने उसको बात करते सुना होगा ना, ये मेरे बिजनेस में ये होता है। नहीं भी सुना तो भाई गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, लो उससे है, या पार्लर या हेयर सैलून की एग्जांपल तो आप सबके सामने, वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चीजों को करना सीखें। और जो चीज नहीं पढ़ी तो भाई हर चीज हम पढ़ा भी नहीं सकते, ना आप पढ़ सकते, क्योंकि 3 घंटे में वही बात हम कितना पढ़ाएंगे, आप कितना ही अडॉप्ट करेंगे। फिर हम बहुत फास्ट पेस पे चलेंगे ना, तो आप लोगों की तरफ से ही शिकायत आएगी कि यार अभी ये पढ़ा, अगली क्लास में वहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां चले गए। तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए इन चीजों को दिनों में डिवाइड किया गया है, ताकि जो जॉब वाले, जो बिजनेस करते हैं, काम धंधा लेके बैठे हैं, वो भी इसको आराम से अटेम्प्ट करें, और जो फुल 12 घंटे 10 घंटे लगा सकते हैं वो भी इसको अटेम्प्ट करें। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए हर चीज को डिवाइड किया गया है। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर 6 महीने पढ़ाई की है, हर कॉन्सेप्ट को गौर से समझाए, तो मुश्किल होगी। अब मुश्किल भी 2 तरह की हो सकती है। तो डेवलपमेंट में मुश्किल हो गई है कि कभी कोई एरर आता है, कभी कोई एरर आता है, कभी वर्सेस पे बिल्ड फेल हो जाती है। डेवलपमेंट के एरर तो सबको आते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बिगनर है तो आप लोगों को आ रहे हैं। मुझे अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं आते। एरर डेवलपमेंट में सबको आते हैं, चाहे वो आप हो, वो मैं हूं, वो अमीन भाई हो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, या वो सर जिया हो जिसको 35-36 साल का एक्सपीरियंस है। एरर आपसे लेके सर जिया सबको आते हैं। ये मुश्किल, एक डिफरेंट मुश्किल है कि डेवलपमेंट में एरर आ रहे, वो मुश्किल, और एक ये मुश्किल के रिक्वायरमेंट भी समझ नहीं आई। तो रिक्वायरमेंट अभी हमने डिस्कस कर ली। ये सब चीजें जो आप लोगों को ज़हन में रखनी है। एआई का यूज करें। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, संडे को अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठे हैं। पीर से लेके हफ्ता 6 दिन काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और इतवार को जब आराम करने का दिन है तो फिर भी यहाँ बैठे हुए। ये आप लोग बड़ी जबरदस्त एफर्ट करें। लेकिन एक चीज जिसमें आप लोग थोड़ा सा लैग करते हैं ना, वो ये कि आप लोग चीजों को पढ़ते नहीं है। अच्छा, पढ़ने से मुराद चीजों पे रिसर्च नहीं करते। रिसर्च भी कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी है आपने, आप लोग कोई वो आप लोग रिसर्च करें यार, वो रिसर्च नहीं, सीधा सीधा आप लोगों को ये अमीन भाई का डॉक्यूमेंट है, इसमें से सपोज करें आपको कुछ समझ नहीं आया, जैसे सपोज करें ऑन डे 4 ये पैराग्राफ जो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सपोज करें आपको समझ नहीं आया, वैसे तो समझ आ ही जाएगा। सपोज करें समझ नहीं आया, कोई भी पैराग्राफ है, आपने नेक्स्ट जैसी कोई डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है, आप कोई टॉपिक पढ़े, आपको वो पैराग्राफ समझ नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? एआई का जितना यूज हो सकता है ना करें, आप लोगों से ज्यादा मैं करता हूं। इस पैराग्राफ को कॉपी करें, या अभी जो हम पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने, और चैट जीपीटी से सवाल करें। चैट जीपीटी को समझें कि भाई आपके, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्वार्टर 1 में वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स आप सबको पता है, लेट क्या होता है, कॉन्स क्या होता है। तो अपनी जो डिस्कशन है ना, जो अपना आप लोगों ने जहन में समझा हुआ है, वो चैट जीपीटी से पूछे या किसी भी एआई से पूछे। मैं तो यही करता हूं सीरियसली। मैं भी जाहिर सी बात है आप लोगों को यहाँ बैठ के तो पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी खुद की भी पढ़ाई चल रही है। सर अमीन आप लोगों ने बता, तो मेरे टीचर हैं, वो हमें एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, लैंग्राफ पढ़ा रहे हैं, और मेरे साथ साथ गवर्नर हाउस के हर टीचर के वो टीचर हैं। हम सब अमीन भाई के ही स्टूडेंट है, सर जिया के स्टूडेंट है, सर कासिम के स्टूडेंट है, हमारी भी पढ़ाई चल रही है। अब जो आप लोग यहाँ बैठ के फेस करते हैं, हम वहां बैठ के फेस करते हैं, तो ऐसा लगता है एक साइकिल चल रही है। तो अब मैं क्या करूं? अब अमीन भाई मेरे लिए 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी अपनी भी तो भाई वर्क लाइफ है, अपना भी तो उनकी लाइफ है, मेरे लिए थोड़ी 24 घंटा बैठे हुए हैं। तो मैं जो भी समझता हूं ना,
या जो भी चीज मुझे समझ नहीं आती उस पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं। सपोज करें मैंने यहां पे एक चीज पेस्ट की, राउट हैंडलर में मैं जाता हूं, राउट हैंडलर नेक्स्ट चीज को मैंने कॉपी किया। समी भाई एक सेकंड यहाँ, तो चीजों को जो है वो खुद से पढ़ना सीख। कोई पैराग्राफ समझना है कि एक लाइन लिखें कि एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन सिंपल वर्ड्स। सही है। आपने कोई भी, आप लोगों को टेलविंड सी से समझ नहीं आए, राउट हैंडलर्स के कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद उसको आप लोग कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे एक सिंपल लाइन लिख दें, सिंपल लाइन, एक लाइन कि एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन सिंपल वर्ड्स। वो आपको समझा देगा। और मैं भी यही करता हूं कि कोई चीज समझ नहीं है तो इस तरह समझ लो। अब कुछ चीज समझ आ गई, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो या जो है वो उसमें लिखो, रोमन इंग्लिश में लिख लो जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो। एआई का जितना यूज करोगे ना आज के तारीख में, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सही है। तो ये प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में रोजाना की बेसिस पे बना लो। आप लोगों ने राउट हैंडलर्स पढ़े पिछली 1-2 क्लासेस से, जो समझो आपने पोस्ट रिक्वेस्ट का या पोस्ट मेथड को कॉपी किया, उसके कोड को, और उसको चैट जीपीटी पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब उससे नीचे लिखो कि भाई ये कोड स्निपेट है पोस्ट रिक्वेस्ट का, और मैं इसका मतलब यही समझाऊं या यही समझी हूं। पोस्ट रिक्वेस्ट में पूछो कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मुझे डाटा भेजना है, और रिक्वेस्ट डॉट जेसन इसलिए हो रहा है क्योंकि जेसन आती है, और नीचे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसलिए हो रहा है क्योंकि जेसन जाती है। जेसन इन जेसन आउट। जितना एआई से बात करोगे वो आपको सही और गलत करेगा। वो आपको सही भी करेगा, वो आपको आपकी सही जवाब पे बोलेगा यू आर एब्सोल्यूट करेक्ट। अगर आपने कोई उसको इंफॉर्मेशन दी है तो वो क्या करेगा, आप लोगों को जो है वो करेक्ट, आप लोगों की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट भी करेगा। तो अगर चीज नहीं पढ़ी तो ये तरीका है उसको पढ़ने का, उसको समझने का। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत पिछले 4 दिन से आ रही थी कि भाई शिपमेंट एपीआई तो पढ़ी ही नहीं। अब नहीं पढ़ा तो बस दिमाग में बिठा लिया नहीं पढ़ा, उसको गौर से किसी ने नहीं देगा कि भाई शिपमेंट एपीआई नहीं पढ़ी, ठीक है देखे तो सही इसमें है क्या। कुछ भी नहीं है भाई, एक एपीआई का यूआरएल है और उस यूआरएल में कुछ उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, वो आप उसको देंगे। अगर सही से दे दिए तो जेसन में रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपकी एपीआई चल गई, खत्म हो गई बात। हाँ, कुछ चीजें आपने नहीं भी पढ़ी उसको मैंने तरीका बता दिया पढ़ने का। यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, गूगल है, ये चीज है भाई, सिंपल इज दैट। तो अभी जो परेशान था उसके सारे जवाब मैंने दे दिए। अब किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। लिंक्डइन पे तो भाई तूफान आया हुआ है, हर कोई अपना जो है वो पोस्ट करे जा रहा है। वहां से इंस्पिरेशन ले लो कि आपके क्लास फेलोज या दूसरे स्टूडेंट्स क्या पोस्ट कर रहे हैं। इतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, लिंक्डइन, वहां से कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। तो अब रिलैक्स हो जाए। नहीं आती कोई चीज ठीक है भाई, कुछ तो आता है ना, 6 महीने में कुछ तो किया है ना। खाली प्रोजेक्ट बनाना, तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना तो सीखा है, वो इंस्टॉल करो, जमा करा दो। आप लोगों को बाहर निकालना फिर हमारा काम है, इसलिए तो खाली प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। कसम से आप लोगों के हैकाथॉन में चेक कर रहा हूँ, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल दिया मैंने, आप लोगों के यूआई यूएक्स के हैकाथॉन हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी मैं चेक कर रहा था 15-20 दिन पहले, तो किसी ने एक खाली एप्लीकेशन डाउनलोड की थी और उस पर कसम से सिर्फ उसने वर्सल कितनी मेहनत की, उसने पहले गिटहब पे पुश किया, उसको वर्सल पे डिप्लॉय किया, और नीचे सिर्फ हेडिंग लिखी हुई थी यूआई यूएक्स हैकाथॉन। कसम खुदा की इतनी मेहनत की थी उसने। अब वो किस क्लास का था वो मुझे नहीं पता। तो भाई ऐसे नमूने भी हैं, अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत वैरायटी है।
आप लोग तो फिर सिर्फ हमें देखते हैं, हम किस किस को देखते हैं आप लोगों को क्या पता। आज का टॉपिक भी वही है जो आप लोगों को काम आएगा। जा रमेश पूछ रहे आप फॉर्म वैलिडेशन जाओ। आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, इस फॉर्म वैलिडेशन में होता क्या है और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं अभी देखते हैं। आपने लास्ट टाइम एक फॉर्म बनाया, 2 क्लास से बना रहे हैं, जिसमें आपने क्या किया, अपना ईमेल भेजा। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म एज ए यूजर खुद भी फिल किए होंगे, लॉगिन का, साइन अप का, कोई भी डेटा आपने फॉर्म में फिल किया होगा। कोई आपने अगर ई कॉमर्स पे कोई शॉपिंग की तो चेकआउट फॉर्म आपने फिल किया होगा, जहां वो आपकी कार्ड की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स मांग रहा होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया होगा, कुछ भी। अब जब आपके सामने फॉर्म होता है, उस फॉर्म में क्या होती है, इनपुट फील्ड्स होती है। अब हम इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमने इनपुट फील्ड तो बना ली। अब हर इनपुट फील्ड का है ना अपना एक रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। वो रूल क्या होता है भाई, वो रूल ये होता है, या कुछ उसके, चले रूल ही कह लेते हैं। हर इनपुट फील्ड का एक रूल होता है कि भाई मुझ में जो डेटा आएगा, यानी इस इनपुट फील्ड में जो डेटा आएगा वो एक खास किस्म का होगा। सही है? क्या कहा मैंने, हर इनपुट फील्ड का एक रूल होता है और उस इनपुट फील्ड के रूल में ये डिसाइड होता है कि भैया मुझ में जो डेटा आएगा वो एक खास किस्म का होगा। अब जैसे सपोज करें आप लोगों ने ईमेल लास्ट क्लास में लिखा, ईमेल की एक फील्ड बनाई। अब ईमेल की है ना भाई एक खास टाइप होती है। वो टाइप क्या होती है कि आपने लिखा फॉर एग्जांपल अली। अब ये कोई ईमेल नहीं है, ये एक सिंपल सा नाम है, टेक्स्ट है। अगर आपको अपनी फील्ड में ईमेल एक्सेप्ट करवाना है ना, तो उसकी आपको एक खास टाइप देनी पड़ेगी और ईमेल की टाइप होती है @gmail.com yahoo.com। इस तरह के फॉर्मेट में अगर आप कोई चीज डिफाइन करते हैं ना, तो ये एक आपने रूल सेट कर दिया कि भाई इस इनपुट फील्ड में हमेशा एक ईमेल आएगा। ठीक है, हर इस इनपुट फील्ड में हमेशा एक ईमेल आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैं ईमेल में सिर्फ अली लिख के भेज दूं या ali.com लिख के भेज दूं। ये कोई ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। ईमेल के फॉर्मेट में हमेशा @gmail.com yahoo.com outlook.com ये सब चीजें आती है। ये चीज आप लोगों को पता है। फिर एक इनपुट फील्ड है जो आप लोगों का फोन नंबर एक्सेप्ट करता है। अब आप खुद सोचे भाई, अगर एक इनपुट फील्ड में आप लोगों को फोन नंबर मांगा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई फोन नंबर तो हमेशा इस टाइप का होता है। ठीक है, अब फोन नंबर, जाहिर सी बात है फोन नंबर का मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, अभी वो अलग बात है कि +92 भी हो सकते हैं तो प्लस की साइन आ जाए, वो एक डिफरेंट चीज है। वो मजीद इनहांसमेंट करनी हो तो उसमें आएगा, बट रूल यहीं से रहेगा। रूल यही रहेगा कि भाई इनपुट फील्ड में हमेशा, सॉरी, फोन नंबर के लिए अगर कोई इनपुट फील्ड डिजाइन की जा रही है, डेवलप की जा रही है, तो उसमें हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज है। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई फोन नंबर में कोई इस तरह का नंबर लिख के भेजे। ये कोई फोन नंबर थोड़ी ना है। और अगर इस तरह का डाटा आपकी वेबसाइट, आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है, तो ये एक मसला है। तो इस चीज को कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, कि अपनी इनपुट फील्ड्स के लिए एक रूल सेट करना, एक फॉर्मेट सेट करना कि हर इनपुट फील्ड का ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब जरूर फॉर्मेट डिसाइड हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या चीज आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट फील्ड में डाटा आना जरूरी है, जिसको कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड्स। रिक्वायर्ड फील्ड्स ये भी एक तरह की फॉर्म वैलिडेशन है। ठीक है,
अब सपोज करें आपका एक फॉर्म है जिसमें एक मैंडेटरी फील्ड है, कंपलसरी फील्ड है, वाजिब फील्ड है कि आपका नाम होना जरूरी है। व्हाट इफ अगर मैंने उस फील्ड को खाली करके भेज दिया तो वो तो एक मसला है आपके लिए भाई, आपकी बिजनेस चले, आप लोग ई कॉमर्स बना रहे हैं ना, इसी से बात करते हैं। आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरी वेब एप्लीकेशन पे जो भी है अपना प्रोडक्ट परचेज करे, और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अपना कार्ड नंबर या इजी पैसा नंबर, जैश कैश नंबर, मीजान बैंक का बैंक अकाउंट, कुछ भी वो वाजिब होगा। आप खुद अब यहां से बिजनेस रिक्वायरमेंट सोचें कि भाई अगर आपको एक प्रोडक्ट परचेज करवाना है तो जाहिर सी बात है उस कार्ड का नंबर, मास्टर कार्ड का नंबर, वीजा। मैं अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में आता हूं और एक कंपोनेंट बनाता हूं। यहां पे मैं कंपोनेंट का नाम रखता हूं, फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम का, बातें बंद, सारा फोकस यहां पे। कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया और एक फाइल बना दी यहां पे सिंपल form.tsx के नाम का। page.tsx में मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूं। शायद मैंने इसको लिंक सही नहीं दिया, component/simple form। ठीक है, तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा। अब फॉर्म जीपीटी से बनवा लेते हैं, फिर वही बात एआई का यूज करें। मैंने कैसे यूज किया, नहीं चैट जीपीटी, कोपायलट नहीं, चैट जीपीटी। ठीक है, मैंने इसको एक मैसेज दिया। जाहिर सी बात है चैट जीपीटी में आप आएंगे पहले अपना मसला बताएंगे ना, डॉक्टर के पास जाते हैं पहले अपना मसला बताते हैं। तो यहां पे मैंने इसको एक मसला बताया, देखिए मैंने क्या लिखा है, डेवलप अ सिंपल फॉर्म यूजिंग टेलविंड CSS। द फॉर्म शुड हैव 2 fields with the name and email with a submit button। कि भाई एक फॉर्म बनाओ टेलविंड CSS में जिसमें क्या हो, नेम हो, ईमेल हो, एक सबमिट बटन हो, और बता दिया कि भाई द फॉर्म शुड अपीयर इन द सेंटर ऑफ द पेज। कि भाई जो फॉर्म हो ना वो पेज के सेंटर में हो। ठीक है, इसको मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट बता दिया। अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक स्किल है। प्रॉम्प्ट का सिंपल मतलब ये कि जो आप मैसेज भेजते हो ना चैट जीपीटी को, उसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसा व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो ना, तो चैट जीपीटी को अगर कोई मैसेज करोगे उसको आप प्रॉम्प्ट कहोगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक पूरा स्किल है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कभी टाइम मिला तो ये देखिए चैट जीपीटी ने मुझे इस तरह का आउटपुट दिया। ठीक है, देखते हैं क्या इनपुट आउटपुट दिया। डिस्प्ले फ्लैग्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। अब जिसने टेलविंड CSS यहां पे पढ़ी उसको पता है ये टेलविंड CSS की क्लासेस है। मैंने उसको यही कहा ना यहाँ पे कि भाई टेलविंड CSS में मुझे एक फॉर्म बना के दो। फिर मैंने कहा भाई एक फॉर्म बना के दो, तो एक फॉर्म का इसने टैग भी लगा दिया, फॉर्म का टैग लगा दिया। फिर मैंने इसको कहा भाई नेम और ईमेल, तो इसने नेम और ईमेल जनरेट करके दे दिया एक अदद सबमिट बटन के साथ। तो और मैंने कह दिया कि भाई पेज के सेंटर में आना। अब देखते पेज के सेंटर में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो ये काम हम कर लेंगे, क्योंकि जीपीटी भी आपको, इसको मैंने पूरा कॉपी किया, यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट जीपीटी से उठा के मैंने लगा दिया। ये इसको मैंने यहाँ पे रेंडर भी किया आप लोगों के सामने। देखते हैं कितना वैलिड आउटपुट आया। ये देखें, नहीं फील्ड नजर आ रही होंगी, बट इसने एक बॉक्स वगैरह भी बना दिया मुझे, वो भी नजर आ रहा है। सर कलर दे दे। वही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो ये चीज नजर आए। वो कह रही जो लीडर है उसी की। हां खबर लीडर कौन है तुम लोगों का? ना आपका नाम क्या? वही लाल आखिरी नाम पूछी थी कि लीडर कौन है, आपका नाम। ठीक है, इसने पेज के बीचों बीच मुझे एक फॉर्म लाके दे दिया, जो मैंने इसको कहा था वो उसने मुझे करके दे दिया। और यहाँ पे जो हेडिंग है मैं इसको टेक्स्ट डैश वाइट कर देता हूँ। मुझे सिखा दी।
ठीक है जी। तो ये फॉर्म मैंने नहीं बनाया, जीपीटी ने बनाया। पेज के बीचों बीच इसने मुझे ये फॉर्म ला के जो मैंने कहा इसने करके दे दिया। और ये तो सिंपल सी चीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, चैट जीपीटी जो आपको आउटपुट ला के दे ना भाई, उसको भी अपने तरह से वैलिडेट कर कि वो भी सही चीज बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि आखिरी डिसीजन तो आप लोगों का ही होगा कि उसने सही चीज दी है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ भी मुझे ही करके दे दिया। अब आती है फॉर्म वैलिडेशन की बारी। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन अभी हमने डिस्कस किया। हम फॉर्म वैलिडेशन कैसे करेंगे? एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट हुक फॉर्म। अब आप लोगों को पता है रिएक्ट एक लाइब्रेरी, सॉरी अब हम एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पहले से बनी बनाई आप लोगों को मिल जाएंगी। रिएक्ट हुक फॉर्म एक लाइब्रेरी है जो कि, और भी ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जैसे फॉर्मेक है, यप है, ये लाइब्रेरीज आप लोगों को वैलिडेशन के लिए मिलती है। आप चाहें जाने पड़ेंगे, विगत हो, पासवर्ड हो, तो पासवर्ड की एक अलग जो है वो फॉर्मेट होता है। जैसे पासवर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम लेंथ 6 हो, ठीक है। इस तरह की फॉर्म वैलिडेशन इफ एल्स लगानी पड़ेगी। ये सेम काम हम लाइब्रेरी को यूज करके भी कर सकते हैं। और जिस पे आ गया आप इसका डेमो वगैरह देख सकते हैं। ये रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट नेटिव सबके साथ जो है वो अच्छे से चल जाएगी। तो आप सबसे पहले इसको ऑफ कोर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं गेट स्टार्टेड पे आता हूं। मैं गेट स्टार्टेड पे आया तो देखिए यहां मुझे एक इंस्टॉलेशन का कमांड मिल रही है, npm install react hook form। मैं इस कमांड को कॉपी करता हूं। अब ऑफ कोर्स इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है, अगर आप लोगों के पास नहीं चले तो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। मैंने इसको यहां पे लाके पेस्ट किया, इसकी इंस्टॉलेशन चला दी। अच्छा, यहां नहीं चलेगी क्योंकि मैं पावर शेल में हूं, मैं इसको CMD में चला लेता हूं। आप लोग कोशिश करें बाहर जो ब्लैक बॉक्स होता है ना टर्मिनल, वहां पे चलाएं। मैं इसको यहां पे चला लेता हूं ताकि आपके पास कोई मसला ना हो। मैंने इसको यहां पे रिमूव किया, कमांड को कॉपी किया और इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। अभी 2 मिनट में इंस्टॉल होगी तो फिर हम इसको देख लेंगे फौरन से। हो क्या बात है। तो मेरे पास रिएक्ट हुक फॉर्म डाउनलोड हो गई। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो कि हमने कर ली। आप गूगल पे आके लिखेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म और आप लोगों को इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आप आएंगे और गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोगों को इसकी कमांड यहां से मिल जाएगी। ये हर चीज जो भी यहां कोड लिखा हुआ है अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब जाहिर सी बात है लाइब्रेरी है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने किया कॉपी, बल्कि यहां पे इसका कोड लिखते चलिए, ठीक है। इसको मैंने यहां पे किया कॉपी और यहां पे मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट हुक फॉर्म से एक फंक्शन मैंने लिखा इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट डैश हुक डैश फॉर्म। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, सॉरी इंपोर्ट हो गई। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के भी 2 तरीके। एक तो आपके पास ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो मेरे पास आ रहा है। अगर एक और तरीके का पैकेज जेसन में जाके भी इसको देख सकते हैं। पैकेज जेसन में डिपेंडेंसीज के एरे में आप आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा रिएक्ट हुक फॉर्म मेरे पास इंस्टॉल हो गई। तो 2 तरीके हैं चीजों को वेरीफाई करने के, ठीक है। ये दोनों हमने बता दिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह इंपोर्ट कर लिया। अब रिएक्ट हुक फॉर्म में से रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज करने में सबसे पहली चीज ये कि आप इंपोर्ट करेंगे इसको, इसमें से इंपोर्ट करेंगे यूज फॉर्म को। देखिए कितनी सारी चीजें इसके पास बनी बनाई चीजें इसने हमें दी हुई है और अब हम इसको यूज करें। हम यूज करेंगे यूज फॉर्म को, सिंपल। इस तरह से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं आऊंगा इसकी इनिशियलाइजेशन पे। इंपोर्ट कर लिया, अब अपने कंपोनेंट में इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। मैंने यहां पे लिखा कॉन्स्ट रजिस्टर इज इक्वल्स टू यूज फॉर्म। अब ये क्या किया है, यहां पे एक रजिस्टर का फंक्शन है जिसको मैंने इंपोर्ट किया और यूज फॉर्म जो अभी मैंने इंपोर्ट किया था ऊपर से, इसको यहां पे लाके इनिशियलाइज किया। ये वही काम है जो हम यूज राउटर के साथ भी कर रहे थे।
तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक ये काम किया। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि भाई यार रजिस्टर में कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगा है? सही है, मैंने ये क्यों किया? अब सुनो, मैं इसको इस तरह भी कर सकता था, कॉन्स्ट एबीसी इज इक्वल टू यूज फॉर्म, लेकिन मैंने खास इसको इस तरह क्यों इंपोर्ट किया, अभी हम डिस्कस करते हैं। आप जब भी इस तरह की चीज देखें ना कि भाई कॉन्स्ट के टाइम पे ही या लेट के टाइम पे ही कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि यहां पे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। क्या हो रही है? डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये काम डीस्ट्रक्चरिंग वाला हम पहले भी कर चुके हैं। सोचे हमने कब किया था? मैंने फर्स्ट क्वार्टर में नहीं, सेकंड में किया था, अभी 4-5 क्लास पहले किया। अच्छा, जरूरी नहीं ये ऑब्जेक्ट हो इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। एरे डीस्ट्रक्चरिंग भी होती है। एग्जैक्टली सोचे, 2 जवाब तो आ गए। हमने अभी 4-5 क्लास पहले ही किया। वो बना रहे थे ना, सैनिटी में भी हुआ है। हाँ, पैराम्स को यूज करके भी किया है, जबरदस्त। यूज फैक्ट यूज स्टेट का यूज किया ना हम लोगों ने। हमने ये काम 2 दफा किया। एक तो पैराम्स के टाइम पे किया है, दूसरी मर्तबा हमने यूज स्टेट को यूज करके किया। यूज स्टेट का सिंटेक्स क्या था? कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट काउंट सब काउंट सेट काउंट। सेट काउंट भाई ये भी तो एक एरे है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज हो तो आप समझ जाए कि डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि अभी भी यही हो रहा है कि ये जो यूज फॉर्म का आपके पास फंक्शन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें, हम डेटा निकालते हैं ना, डॉट करके निकालते हैं, बहुत सारी चीजें, करते हैं तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी आपको हर चीज की नीड नहीं होती। आप क्या करते हैं, जिस चीज की आपको नीड होना, आप सिर्फ उन्हीं को अपने पास जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं या उन्हीं को इंपोर्ट करते हैं। ये होती है डीस्ट्रक्चरिंग। सैनिटी में भी किया है मैंने। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? हर जिस चीज की नीड हो या जो आपके काम की चीज हो ना, सिर्फ उसको इंपोर्ट करना या उसको यूज करना डीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। सपोज करें आपकी अम्मी पूरे महीने की चीजें ले आई, दाल चीनी चावल पत्ती न जाने क्या क्या, लेकिन वो आपके लिए चिप्स बिस्किट और चॉकलेट लाई, बहुत सारी चीजें लाई, पूरे महीने का सामान ले आई, साथ में आपके लिए जो बिस्किट वगैरह चिप्स जूस ये भी ले आई। अब जो आपके काम का तो जाहिर सी बात है, दाल चीनी चावल तो है ही नहीं। आपके काम की चीजें क्या है? चिप्स बिस्किट और जूस। तो आप क्या करेंगे? इतनी सारी चीजों में से आपके क्या काम की चीज थी? चिप्स बिस्किट और जूस। तो बहुत सारी चीजों में से सिर्फ अपने काम की चीज निकालना डीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। सिंपल, सही है। दाल चावल चीनी पत्ती का आपसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप लोगों का तो है, मैं हमारी बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में से सिर्फ अपने काम की चीज निकालना डीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, सही है। तो यहां यूज फॉर्म में ना बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी। मेरे काम की सिर्फ रजिस्टर फंक्शन था, मैंने इसको मंगवा लिया, सिंपल। और इसमें क्या क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो यही कर लेंगे। और डीस्ट्रक्चरिंग अभी ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यूज स्टेट की तरह एरे डीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सिंपल होता है डीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब मैं इसको यूज कैसे करूं? इसको मैंने इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। अब मैं काम ये करूंगा, जिस इनपुट फील्ड पे या जिस इनपुट फील्ड का मुझे ट्रैक रखना है ना, जिस इनपुट फील्ड का मुझे ट्रैक रखना है, उस पे जाके मैं ये रजिस्टर को अप्लाई कर दूंगा। हमने 2 तरीके देखे, यूज स्टेट और यूज रेफ को इनपुट फील्ड का ट्रैक करने का। अब ये रजिस्टर फंक्शन क्या करेगा? खुद ब खुद उन चीजों को आसान करना। अब रजिस्टर फंक्शन
खुद ब खुद इन चीजों को हैंडल करेगा। तो मुझे क्या हैंडल करना है? कौन सी फील्ड हैंडल करनी है? नेम की। कौन सी फील्ड हैंडल करनी है? नेम की। तो मैं नेम के इनपुट फील्ड पे मैं आऊंगा, यहां पे मैंने इसको ओपन किया और यहां पे एक स्पेशल सिंटेक्स लिखूंगा मैं इस तरह से, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, 3 डॉट लगाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा रजिस्टर, क्योंकि एक फंक्शन है तो इसको मैंने इस तरह लिखा, ठीक है। और इसके बीच में डबल कोट्स में आगे लिख दिया मैंने नेम। सिंपल। क्या किया मैंने यहां पे? मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स, 3 डॉट, रजिस्टर का फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बीच में आगे लिख दिया नेम। नेम क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरी जो ये इनपुट फील्ड है ये नेम की है। सिंपल। ये क्या है? नेम की है, तो यहां पे आके मैंने नेम लिख दिया। सेम काम मुझे ईमेल के लिए भी करना है, तो मैंने इसको क्या, कंट्रोल सी, मैं अपनी ईमेल की इनपुट फील्ड के पास है, देखिए इनपुट, जिसकी टाइप ईमेल है, और यहां पे आके मैंने सेम काम किया, 3 डॉट लगाए, रजिस्टर किया, राउंड ब्रैकेट्स, और यहां पे आके लिख दिया मैंने ईमेल। सिंपल। ठीक है, ये काम मैंने किया। तो यूज फॉर्म कहां से इंपोर्ट हो रहा है, डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। ईमेल था तो ईमेल लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब दूसरा काम करूंगा मैं। फॉर्म हमेशा क्या होता है, यहां पे फॉर्म है, सबमिट रिक्वायर्ड फॉर्म क्या होता है हमेशा? सबमिट सबमिट होता है, ठीक है। फॉर्म क्या होता है? सबमिट होता है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, कॉन्स्ट ऑन सबमिट के नाम का, ठीक है। यहां पे मैंने इसको ऑन सबमिट कर दिया। फॉर्म हमेशा होता है सबमिट, और यहां पे मेरा फॉर्म का टैग है। अब मैं इसको किस तरह सबमिट करूं? एक तो सबसे पहले इवेंट हैंडलर होता है मेरे पास ऑन सबमिट का, जो कि HTML का एट्रीब्यूट है। तो HTML का एट्रीब्यूट मुझे क्या दे रहा है? एक ऑन सबमिट का इवेंट हैंडलर दे रहा है। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूंगा, मेरे पास जहां से रजिस्टर फंक्शन रीस्ट्रक्चर हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है ना, मैं एक और चीज को डीस्ट्रक्चर करूंगा, कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती हैं, यहां पे मैं लिख दिया हैंडल सबमिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूज फॉर्म से, अब आपको डीस्ट्रक्चरिंग कहां से हो रही है? यूज फॉर्म से ही हो रही है। तो यूज फॉर्म में जो जो चीजें रखी हैं उनको मैं यहां पे इस तरह मंगवा रहा हूं। तो मैंने यहां यूज फॉर्म किया, यूज फॉर्म से अब मैं 2 चीजें मंगवा रहा हूं, एक रजिस्टर और एक हैंडल सबमिट। अब इस हैंडल सबमिट को नाम से ही पता चल रहा है, अब ये मेरा हैंडल सबमिट नहीं है जो मैं लास्ट क्लास में बना रहा था, ये यूज फॉर्म का, रिएक्ट हुक फॉर्म का हैंडल सबमिट है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे इनिशियलाइज करूं? ऑन सबमिट का मैंने हैंडल यहां पे लगा दिया, ये HTML से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? HTML से। इस इवेंट हैंडलर के अंदर जो मैंने ऊपर हैंडल सबमिट इंपोर्ट किया है ना, यहां मैं इसको इस तरह लिखूंगा। अब क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो यहां राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, अभी भी एरर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एक मैसेज भी तो दे रहा है, एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। भाई ये कह रहे फंक्शन कॉल कर दिया, बट जो डाटा मुझे चाहिए वो भी तो दो। अब मैं क्या करूंगा, जो हैंडल सबमिट अभी अभी मैंने बनाया है ना, ऑन सबमिट, सॉरी, जो ऑन सबमिट अभी अभी मैंने बनाया है उसको मैं यहां लाके पास कर दूंगा ऑन सबमिट, इस तरह। चलाइए। तो अब क्या हो रहा है यहां पे, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है तो ऑन सबमिट का इवेंट हैंडल लगा दिया मैंने यहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज, हैंडल सबमिट का मैंने इसको फंक्शन पास किया। क्या किया? हैंडल सबमिट का फंक्शन पास किया। कहां से पास किया? यूज फॉर्म से डीस्ट्रक्चर करके इसको पास किया। 2 चीजें हो गई,
ऑन सबमिट का इवेंट हैंडल लगाया और हैंडल सबमिट का इसको फंक्शन पास किया जो यूज फॉर्म से लाइब्रेरी से आ रहा। तीसरी चीज जो मैंने ऑन सबमिट बनाया ना, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं कस्टम सबमिट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहली चीज HTML का एट्रीब्यूट लगाया, दूसरी चीज रिएक्ट हुक फॉर्म से लाइब्रेरी इंपोर्ट करके लाइब्रेरी से जो फंक्शन इंपोर्ट किया वो लगाया, दूसरी चीज। तीसरी चीज जो मेरा कस्टम फंक्शन था जो मैंने खुद बनाया था उसको मैं यहां पे पास कर रहा हूं। ठीक है, अब हम फॉर्म किस तरह सबमिट कर रहे हैं जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कुछ यहाँ पे काम नहीं करना, मैं सिंपल यहाँ पे console.log डेटा पास कर दूंगा और यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया कस्टम सबमिट का उसको मैं डेटा एनी कर दूंगा, ताकि जो भी डेटा वो सिंपल console.log में हो जाए। रियल लाइफ सिनेरियो में क्या हो रहा होगा, यहाँ कोई डेटाबेस हो सकता है, यहाँ कोई एपीआई कॉल हो सकती है जो आपके यहाँ पे डेटा गेट के, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने यही तो किया है, इस हैंडल सबमिट में हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, फेच पोस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी सिंपल के लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तीसरी चीज मुझे अभी ये करना है कि मुझे इन दोनों फील्ड्स को रिक्वायर्ड बनाना है। क्या बनाना है? रिक्वायर्ड बनाना है। इसका मतलब रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि मैं यूजर को ये इंडिकेशन दूं कि भाई ये फील्ड्स हमेशा और हमेशा आपके पास, आपको हमेशा फिल करनी है। आप खाली फील्ड फिल नहीं कर सकते, इस फील्ड को खाली छोड़ के कभी भी डाटा अपना नहीं भेज सकते। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तीसरी चीज को इंपोर्ट करूंगा और उसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस देके ताकि आप लोगों को नजर आए। यहाँ पे एक कॉमा लगा लेता हूँ, देखिए किस तरह होगा। एक चीज और होती है मेरे पास, फॉर्म स्टेट। क्या होती है? फॉर्म स्टेट होती है। जैसे रजिस्टर और हैंडल सबमिट एक फंक्शन था, फॉर्म स्टेट नाम की चीज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं लगाऊंगा इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मेरे पास एक चीज होगी एरर्स नाम की। ठीक है, इस तरह मैंने एरर्स को अपने इंपोर्ट किया। कैसे इंपोर्ट किया? डीस्ट्रक्चरिंग वाली जगह पे मैंने एक फॉर्म स्टेट को कॉपी किया ओपन किया और यहाँ पे फॉर्म स्टेट क्योंकि खुद एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने इसको एरर्स को इस तरह मंगवाया। टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिंटेक्स हमेशा सेम रहता है, आप बस इसको समझे, इसको रट्टा लगाने की नीड नहीं है। बस चीज समझ आनी चाहिए कि कल को अगर कोई एरर आता है या कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको पता हो कि भाई वो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने कर दिया यहाँ पे इसको इंपोर्ट, इसको यूज भी तो करना है। कैसे यूज करें? जो मेरा रजिस्टर फंक्शन है मैं वहां आऊंगा इनपुट फील्ड पे। ठीक है, जहां नेम का कॉलन खत्म हो रहा है ना, नेम का डबल कोट जो खत्म हो रहा है वहां एक कॉमा लगाऊंगा, वहां एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा और यहां पे रिक्वायर्ड लिखूंगा, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू, कि जी हाँ आप एक रिक्वायर्ड फील्ड हो, यहां मैं इसको खाली नहीं भेज सकता। बस सिर्फ इतना सा काम करने से क्या किया मैंने, ऊपर उससे रिक्वायर्ड को रिएक्ट हुक फॉर्म में एरर लगाए। अच्छा वो एक अलग चीज है। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड बना दिया। सिर्फ रिक्वायर्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड ट्रू लगाना पड़ा, बात खत्म। अब यूजर कभी भी इस फील्ड को एम्प्टी, जी रिक्वायर्ड इसके अंदर नेस्टेड है, रजिस्टर फंक्शन से आ रहा है, सही है। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिक्वायर्ड लगा दिया, खत्म, ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई। रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बीच में रह गया होगा वो कहीं से। तो ये एक फॉर्म है। अब नोट करें, इस फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना, अभी कुछ सिर्फ एक चीज होगी। इस फॉर्म को जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखिए वो नेम की जो फील्ड थी वो हाईलाइट हो गई। दोबारा करता हूं, अभी नेम की फील्ड में कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना, देखिए वो हाईलाइट हो गई। इट मींस वो मुझे एक एरर दे रहा है। अब हम एरर मैसेज कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। ये हर चीज आपको रिएक्ट हुक फॉर्म से मिल जाएगी, कोड भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। देखें अभी हम यही काम कर रहे हैं। इनपुट फील्ड में मैंने एक रजिस्टर का फंक्शन लगाया और रजिस्टर के फंक्शन में हमने ईमेल और नेम लिखा, इसने एग्जांपल लिखा हुआ है। यहां पे इसने रिक्वायर्ड ट्रू किया, हम भी रिक्वायर्ड ट्रू ही करेंगे और हमने वो ही किया। अब देखिए इसने किस तरह से इस
एरर मैसेज को लिखा हुआ है, हम भी इसको लिखते हैं। अब कैसे लिखे? मैं इनपुट फील्ड जहां मेरी क्लोज हो रही है ना वहां पे आऊंगा, सॉरी यहां पे मैं आ गया। अब मैं काम ये करूंगा, अपने एरर मैसेज को लिखूंगा, लेकिन कैसे लिखूंगा भाई? कंडीशन होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि अगर रिक्वायर्ड फील्ड में डाटा नहीं है या फील्ड अगर रिक्वायर्ड है तो ही जो है वो एरर आए। भाई मैं सिंपली यहां लिख दूं क्लास नेम टेक्स्ट डैश रेड डैश 600 फॉन्ट डैश बोल्ड, यहां मैंने लिख दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब ये मैसेज तो यहां आ जाएगा, ठीक है आ गया। ईमेल इज रिक्वायर्ड का मैसेज तो आ गया, लेकिन ये तो गलत है। ठीक है मैसेज आया, लेकिन मैसेज कब आना चाहिए? जब फील्ड खाली हो। अभी तो यूजर ने फॉर्म फिल ही नहीं किया ना, इसके लिए मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या लगानी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए और यहां पे मैंने लिखा कि एरर डॉट ईमेल। ये क्यों लिखा भाई मैंने? ये एरर क्यों लिखा? ये वही एरर है भाई जो अभी मैंने यहां से इंपोर्ट किया। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसकी आपको विजुअल करके भी दिखाता हूं। कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहां पे लिख दिया एरर्स। ठीक है, एरर्स मैंने लिख दिया कि भाई अगर कोई एरर हो तो कंसोल डॉट लॉग में आ जाए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और यहां पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहां पे कंसोल डॉट लॉग आ गया। ठीक है, फॉर्म को मैंने सबमिट किया तो देखिए वहां पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसको मैं रिमूव करता हूं, सब वहां देखें फॉर्म खाली है। फॉर्म को फिल सबमिट किया बगैर किसी वैल्यू के, तो देखिए यहाँ एरर आ गया। सही है, अब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो देखिए एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, एरर का ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू क्या है? नेम है। वैल्यू क्या है? नेम है। नेम क्यों? क्योंकि मैंने नेम को खाली छोड़ा है। मैं ईमेल को खाली छोड़ता तो ईमेल आता। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये टाइप बाय नेम है, नेम में एक टाइप है तो उसको टाइप रिक्वायर्ड है, जो अभी हमने रिक्वायर्ड ट्रू किया ये वही चीज है। अब मैं इसको कैसे लिखूं कि भाई अगर एरर डॉट ईमेल एंड एरर डॉट ईमेल डॉट टाइप अगर रिक्वायर्ड है तो ये मैसेज दिखाना। अच्छा, ये सिंटैक्स क्या है भाई? इस सिंटैक्स को कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसे आप इफ एल्स लगाते हैं ना, या एल्स इफ लगाते हैं। इफ एल्स आप लोगों को पता है, कंडीशन मेकिंग। अब इफ एल्स को लिखने का एक और तरीका है जो है टर्नरी ऑपरेटर्स। इफ एल्स का मतलब, और उसमें दो चीजें होती है, एक एंड ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब सारी कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। यहां पे यही हो रहा है कि हाँ ईमेल में एरर भी है, ईमेल की जो टाइप है वो रिक्वायर्ड भी है। तो जब ये दोनों चीजें ट्रू होंगी उसी वक्त यहां पे एक मैसेज शो होगा ईमेल इज रिक्वायर्ड का। सही है। टर्नरी ऑपरेटर्स इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक नया तरीका है, शॉर्टकट है। ठीक है, और ये आप कब लिखेंगे? उसी वक्त जब आपको कोई कंडीशन मेकिंग करनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो। एंड का मतलब हर कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अब मैं आता हूं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, देखें अब मेरे पास है ना, पहले तो बाय डिफॉल्ट ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा था, अब नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूं, हर चीज एम्प्टी करता हूं। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ गया, लेकिन मैसेज नहीं आया। मे बी मैंने कोई कंडीशन लगाने में गलती की होगी। एरर डॉट ईमेल, ओ नेम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ तो नेम है, तो यहाँ मैंने नेम कर दिया, इसको नेम कर दिया। ठीक है, तो ये गलती थी। वही मतलब है कि भाई अगर नेम की फील्ड में एरर हो और टाइप रिक्वायर्ड हो तो ही ये फील्ड शो करे।
मैं ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, देखिए अभी सब कुछ खाली है, कोई कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, देखिए सबमिट करने के बाद अब मुझे एरर आ रहा है, जो कि मेरी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल भी होती है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है कि भाई जब फॉर्म फिल करो तो ही जो है वो आपका एरर शो। नेम की फील्ड खाली है, जैसे ही मैंने सबमिट किया दोबारा सुने तो देखें एरर, अभी देखिए दोबारा देख लो, नेम की फील्ड के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ही मैंने सबमिट किया देखें एरर आ गया। देख देते हैं सर। यही होता है ना रियल वर्ल्ड में भी कि भाई जब आप कोई फील्ड खाली छोड़ दें फॉर्म सबमिशन के बाद एरर आता है, तो यहां पे भी यही हो रहा है। सेम काम ईमेल के लिए भी होगा कि मैं जब ईमेल करूंगा, ईमेल की फील्ड खाली छोड़ूंगा, जैसे ये ईमेल की फील्ड रजिस्टर्ड कॉमा रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहां पे मैं आके वैलिडेशन भी लगा दूंगा या डिसीजन मेकिंग कर दूंगा कि एरर्स डॉट ईमेल अगर ट्रू हो एंड इसकी टाइप रिक्वायर्ड हो तो मेरे पास मैसेज आ जाए ईमेल इज रिक्वायर्ड। ये हर चीज आपके पास जो अभी मैंने लिखी, मेरा कोड भी आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज है, ये ठीक है। इसने डायरेक्ट मैसेज, इसने भी देखें यही किया है ना कि एरर्स डॉट एग्जाम्पल रिक्वायर्ड। हमारे केस में एग्जाम्पल रिक्वायर्ड नहीं था, हमारे केस में ईमेल और नेम था, और एंड ऑपरेटर लगा के इसने एरर दिखा दिया, सिंपल। ये आपकी फॉर्म वैलिडेशन है। अब मैं यहां पे आता हूं, अपना ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश किया, सबमिट किया, देखिए दोबारा मैं इसको रिफ्रेश किया, खाली फील्ड्स सबमिट की, एरर आ गई। अब फॉर्म फिल करके भी देख लेते हैं कि भाई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सही जा रहा है। नाम मैंने लिख लिया अली, ईमेल मैंने लिख लिया ali@gmail.com, फॉर्म सबमिट किया तो देखें वहां पे नेम में मेरे पास अभी तक जो एरर आ रहे थे, अब मैंने जो यहां पे फॉर्म फिल किया है उसकी वैल्यूज आ रही। तो ये है आपकी इतनी सिंपल फॉर्म वैलिडेशन कि हर चीज आपने पढ़ पढ़ के की, सही है। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम लेंथ 6 हो, इस तरह भी आप कर सकते हैं, सही है। फोन नंबर के वैलिडेशन लगा सकते हैं, सिंपल से सिंपल वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी लग सकती है। मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, उसका एक फॉर्मेट होता है ना कि या NIC है कि भाई डैश हो, इतने नंबर के बाद एक ऑटोमेटिक डैश आ जाए, सब हो सकता है। तो यहां पे आप रिएक्ट हुक फॉर्म को पढ़ेंगे, हर चीज आपको मिल जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा हमारा टॉपिक था फॉर्म वैलिडेशन का। इसी बात आप लोग ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। ऑथेंटिकेशन अभी हमने वैलिडेशन देखी यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म, अब हम जो है वो ऑथेंटिकेशन देखेंगे यूजिंग क्लर्क JS। इन्होंने क्या सिलेक्शन हो गया आपके चिल्लो हो गया किसी का क्लर्क JS, चाहे वो आपकी ईमेल एंड पासवर्ड की हो, आपने ये चीज भी देखी ना कि ये चीज भी एज ए यूजर आपने देखी होगी क्या पर डालें सर? कि आप किसी एक वेब एप्लीकेशन पर है, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, आप ईमेल और पासवर्ड के जरिए तो जाहिर सी बात है लॉग इन कर ही सकते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे आप यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, ये यूजिंग अनदर प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक से, गिटहब से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे वर्सेल पे आप लॉग इन कर रहे थे तो गिटहब के थ्रू कर रहे थे, वाला कर लिया ना मैंने। अब ये काम आप अपनी एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, जो हम करेंगे क्लर्क JS से। अब क्लर्क JS एक लाइब्रेरी है, आप गूगल पे आके लिखेंगे क्लर्क JS, जो सबसे पहली आपको लाइब्रेरी मिलेगी। अच्छा, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसमें से क्लर्क एक है, एक होती है नेक्स्ट ऑथ। आप फायरबेस से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें, अब आप उसको सिंपली लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। हम ऑफ कोर्स इस वक्त कहां पर है, नेक्स्ट JS के डैशबोर्ड होगा।
अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस होंगे। ठीक हो गया जी। आप लोग क्लर्क जेएस पे आएंगे और क्लर्क जेएस पे आपके पास एक लॉगिन का बटन होगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह की एक एप्लीकेशन, सॉरी एक इंटरफेस, एक यूआई आप लोगों के क्रोम पे आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए अपने कुछ मसले लेके, तो एक चीज मैंने ये नोट की कि वो जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं एज अ ब्राउजर। तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं या जो लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, इन दोनों ब्राउजर्स को यूज मत करें, जितना हो सके गूगल क्रोम को या ओपेरा को यूज करें। सही है, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड ब्राउजर्स हैं। कभी कभी ऐसे मसले हो जाते हैं फायरफॉक्स में या माइक्रोसॉफ्ट एज में, जो आपका कोड तो सही होता है लेकिन इन दो खास ब्राउजर्स के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। सही है, तो क्रोम और ओपेरा ऐसे ब्राउजर्स हैं जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। इसको कहते हैं क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, कि भाई एक चीज है, क्या वो हर ब्राउजर में चल रही है, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, जो iOS पे होता है। अगर कोई iOS का यूजर है यहाँ पे मैकबुक का, तो अगर वो सफारी यूज करता है तो आई वुड रेकमेंड कि वो भी क्रोम ही यूज करें। सही है, क्योंकि होता क्या कभी कभी कुछ ब्राउजर्स के लिए, जैसे ये खास तीन है सफारी, फायरफॉक्स और एज, इनके लिए आपको खास एक कोड लिखना पड़ता है। तो जितना हो सके इन तीन चीजों को यूज करें। ठीक हो गया जी। तो आपने साइन इन कर लिया, आप इस तरह की एक यूजर इंटरफेस पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लें। आपके अपने केस में आप ई कॉमर्स रखेंगे, जो भी आपका टेम्पलेट का नाम है या शॉप का नाम है। अभी के केस में मैंने रख लिया संडे 225। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये संडे 225 मैंने नाम रख लिया। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ना उस साइड पे, जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी अपना फोकस यहीं पे रखें। जब आपका इंटरव्यू होगा तब की बात तब के साथ, बट मीनवाइल अपना सारा फोकस यहाँ रखें। तो संडे 225 मैंने अपने इस एप्लीकेशन का नाम रख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, साइन इन ऑप्शन, और यहां पे आपके पास बहुत सारे तरीके कि आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को यूज करें और उसको अपनी एप्लीकेशन में लें। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ईमेल है, इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास गूगल भी है। इस गूगल में क्या होगा, इस गूगल को आप ओपन करेंगे तो आपका जो गूगल प्लेटफॉर्म है वो आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसको अगर मैं जूम आउट करूं तो आप उस तरफ भी देखें कि देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल सेलेक्ट किया, वहां नोट करें आपके पास कंटिन्यू विद गूगल आ गया। मैं इसको रिमूव कर दिया, देखिए वो चला गया। जैसे ही मैंने गूगल किया, कंटिन्यू विद गूगल आ गया। मैं गिटहब को भी ओपन करता हूं, यहां पे मैंने ओपन किया तो देखिए वहां गिटहब भी आ गया। मैंने किसी को भी जो है वो कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे फेसबुक को कर दिया तो मैंने वो देखे वहां पे फेसबुक भी आ गया। तो इस तरह से सिंपल चेक्स लगा के आप जो है वो ये डिसाइड कर सकते कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। ठीक है, इस वक्त के लिए हम सिर्फ गूगल रखेंगे। मैं फेसबुक को भी बंद कर देता हूं, गिटहब को भी बंद कर देता हूं और ईमेल को भी बंद कर देता हूं। सिंपल मेरे पास इस वक्त यहां पे क्या है, गूगल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इन टू संडे 225। ये संडे 225 क्या है, वही है जिस चीज का जो अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा, और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल आ गया। सिंपल। यहाँ पे फिर नीचे आके मैं क्रिएट एप्लीकेशन का मेरे पास एक बटन है, उसको मैं क्लिक कर लेता हूं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं इस पेज पे आ जाऊंगा।
यहाँ पे बहुत सारी चीजें, Next.js, React, Remake, Extro, Expo। हमारे केस में हम Next.js पे होंगे, और यहाँ भी आप लोगों को पढ़ कर ही चीजों को करना है। चीजों को पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, काम हो जाएगा। तो मैं इसको किस तरह इंप्लीमेंट करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्लर्क एक लाइब्रेरी है तो उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। रन द फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल द SDK। SDK मतलब आसान लफ्जों में लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। यहाँ पे मैंने लिखा npm install ClerkJS, इसको कॉपी किया, अपनी मैं वेब एप्लीकेशन में टर्मिनल में आया और इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई मेरी। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब इसके बाद सीक्रेट की, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सीक्रेट कीज भी आपको चाहिए होती हैं। अब ये सीक्रेट कीज क्या होता है? जैसे आपने सैनिटी यूज किया, सैनिटी जब भी आपने यूज किया तो उसके लिए .env.local का एक फोल्डर बनता है, उसमें आपकी कुछ कीज होती हैं। वो कीज बड़ी सिक्योर रखनी होती है ताकि वो किसी के हाथ ना लग जाए। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो जो है वो मिसयूज कर सकता है वो। ठीक है, तो सीक्रेट कीज आपकी एप्लीकेशन एक तरह से यूं कह ले कि एक सिग्नल होता है कि भाई ये एक वेरीफाइड यूजर ही इसको यूज करेगा। सही है। सीक्रेट कीज क्या होता है? आपकी अपनी Next.js की एप्लीकेशन का और उस प्लेटफॉर्म का। अब वो प्लेटफॉर्म चाहे सैनिटी का हो और हमारे केस में भी जो हमने क्लर्क देखा, ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें सैनिटी मिल गया, सॉरी सीक्रेट कीज मिल गई। यहां लिखा हुआ भी है add these keys to your .env.local और create the file if it doesn't exist। सिंपल कह रहा है भाई, इन कीज को, ये की आपको मिल गई है, ये जो आपकी की है ना, ये आपकी एक्चुअल की है। देखिए पासवर्ड जैसे आपका रखा हुआ है ना सिक्योर, इसको भी इसी तरह सिक्योर रखा हुआ है, इस तरह एक्सपोज नहीं किया हुआ, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कर दिया, मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा, इंस्टॉलेशन ClerkJS की हो गई। यहां पे मैंने आके इसको एक रूट पे, रूट का मतलब बिल्कुल स्टार्ट में एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा .env.local। ज़हन मेरे सिर्फ .env नाम नहीं रखेंगे आप, इसका नाम रखेंगे .env.local। मैंने यहाँ पे इस फाइल को क्रिएट किया, अपने क्रेडेंशियल्स लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। सिर्फ ये आप लोग भी करेंगे। कहां से करेंगे? वहां से पढ़ पढ़ के, जैसे मैंने अभी करा। ठीक हो गया, इसको मैं बंद कर देता। अब मैं क्या करूंगा भाई? अब आप लोगों के सामने मैं चीजों को पढ़ के कर रहा हूं। यहां पे लिखा है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ SRC के लिए भी एक चीज लिखी हुई है। अगर आप लोगों का Next.js प्रोजेक्ट में SRC का फोल्डर है तो यहां पे लिखा हुआ भी है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट और SRC डायरेक्टरी इफ यू आर यूजिंग SRC डायरेक्टरी। तो यहां दो चीजें लिखी हुई है भाई कि ये जो मिडलवेयर की फाइल है ना, ये वहीं पे क्रिएट होगी जहां पे अभी हमने .env.local क्रिएट की पहली बार। लेकिन अगर आप SRC को यूज कर रहे हैं, अगर आपने जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है उसमें अगर SRC का भी फोल्डर है तो फिर मिडलवेयर की फाइल SRC में होगी। सही है। तो अभी मैं देख लेता हूं मेरी प्रोजेक्ट में क्या है। मेरे प्रोजेक्ट में कोई SRC का फोल्डर नहीं है, तो मैं इसको रूट में ही बनाऊंगा। रूट का मतलब बिल्कुल शुरू में, जहां से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो यहां मैंने एक फाइल क्रिएट की, नहीं मिडलवेयर .ts, जहन मेरे मिडलवेयर .ts, tsx नहीं, मिडलवेयर .ts। अच्छा, मिडलवेयर के और भी, मिडलवेयर भी पूरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम नहीं देखेंगे वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए हम सिर्फ इसको अपने क्लर्क के लिए चला रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पे इसको किया कॉपी। अच्छा, क्लर्क में मिडलवेयर में क्या होगा? सिंपल यहां पे एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैंने किया कॉपी
और यहां पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब आप देखें मेरी फाइल का क्या नाम है, मिडलवेयर डॉट, मैं किस फाइल में हूं, मिडलवेयर डॉट टीएस, और जो कोड मुझे वहां मिला मैंने किया कंट्रोल सी, यहां पे लाके कर दिया इसको कंट्रोल वी, वहां से कॉपी किया यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब यहां पे ये दो बातें कह रहे हैं। अब आपने मैक्सिमम काम अपना कर लिया। क्या किया, क्लर्क जेएस को इंस्टॉल किया, क्लर्क के डैशबोर्ड पे जाके एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम रखा संडे 225। वहां पे प्लेटफॉर्म्स डिफाइन किए कि भाई आपको गूगल का प्लेटफॉर्म चाहिए, फेसबुक का चाहिए, हमने अपने केस में गूगल को रख लिया। 3 चीजें हमने कर ली। चौथी चीज env वेरिएबल्स बना लिए, हर चीज यहां से देख देख के। चौथी चीज env वेरिएबल्स बना लिए। 5वीं चीज मिडलवेयर को कॉपी किया। ठीक है, मिडलवेयर डॉट टीएस की फाइल बना के। अच्छा, एक चीज, मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और जब भी आप फाइल बनाएंगे हमेशा उसका नाम मिडलवेयर डॉट टीएस ही होगा। जैसे पेज डॉट टीएसएक्स हमेशा वही रहेगा, राउट डॉट टीएसएक्स राउट डॉट टीएस हमेशा वही रहेगा, इसी तरह मिडलवेयर डॉट टीएस भी हमेशा वही रहेगा। इस फाइल का नाम कभी कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी वो क्या है इस वक्त वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं। अब आप क्या करेंगे, अपनी जो एप्लीकेशन है ना उसको क्लर्क के साथ रैप करेंगे। जैसे आप एक गिफ्ट खरीदते हैं, उसको गिफ्ट पेपर में रैप करते हैं ना, फिर क्या होता है उस गिफ्ट पे एक लेयर लग जाती है, किस चीज की, गिफ्ट पेपर की। तो जो भी अब आपके गिफ्ट को खोलेगा सबसे पहले वो उस गिफ्ट पेपर को ओपन करेगा। ऐसा ही है, अभी हम यही काम करेंगे। अब जो भी हमारी एप्लीकेशन पे आएगा लोकल होस्ट 3000 पे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सपोज करिए लोकल होस्ट 3000 हमारा एक गिफ्ट है जिसपे हमने क्लर्क ऑथेंटिकेशन नाम का एक गिफ्ट पेपर लगा दिया। अब जो भी हमारी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा वो क्लर्क जेएस से ऑथेंटिकेट होकर, ऑथेंटिकेट का मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, लॉग इन करना भाई। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, लॉग इन होकर ही हमारी वेबसाइट पे आएगा। हम क्लर्क जेएस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अब क्लर्क प्रोवाइडर यहां पे लिखा हुआ भी है, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर एप्लीकेशन। यहां पे इसका मकसद भी लिखा हुआ है कि भाई क्लर्क प्रोवाइडर क्या होता है। आप लेफ्ट साइड में आएंगे या राइट साइड में आएंगे, सॉरी, दो चीजें आपके पास होंगी, एक ऐप राउटर, एक पेजेस राउटर। हम किस में काम करते हैं, ऐप राउटर। ऐप राउटर में। तो जहन में रखिएगा कि ऐप राउटर का काम आप कॉपी करें, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में 2 चीजें, तो हम ऐप राउटर में ये कह रहे हैं भाई src ऐप लेआउट डॉट टीएसएक्स। पहले तो ये बात बताएं कि लेआउट डॉट टीएसएक्स पहले से बनती है कि हम बना दें, लेआउट डॉट टीएसएक्स यहां पे मेरे पास एग्जिस्ट करती है। मैं यहां पे आ गया, सिंपल। अब ये कह रहे भाई सिंपल, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है आपने। यहां पे आपने इस चीज को कॉपी किया, कंट्रोल सी, लेआउट में लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। पहले मैं देख लूं मैंने इतनी सब चीजें लिखी, एप्लीकेशन में क्रैश तो नहीं करेगी, ताकि अभी हम मसले को हल कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल सही चल रही है। और देखिए अभी मैं कहां पर हूं, लोकल होस्ट 3000 पर हूं, डायरेक्ट वहीं पर हूं जो कंपोनेंट मुझे शो हो रहा है। एंटर किया मैंने, कुछ भी यहां पे अभी सब वही है जो पहले जैसा था। क्लर्क को इंस्टॉल किया, env सेटअप किए, और अब मैं एक गिफ्ट पेपर अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं। एक लेयर क्लर्क लाइब्रेरी की अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं, ताकि जो भी यूजर आए एज अ जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर ही आए। तो यहां पे लेआउट डॉट टीएसएक्स में मैं आ गया। अब मैं क्या काम करता हूं, दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं क्लर्क जेएस की।
यहां पे मैं आ गया, हर चीज एक जैसी है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें डिफरेंट है। अब देखें, अब ये कह रहा है कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट को, अपनी लेआउट डॉट टीएसएक्स की रिटर्न स्टेटमेंट को कुछ इस तरह का बना दो। अभी मेरा रिटर्न स्टेटमेंट कैसा है लेआउट डॉट टीएसएक्स का? एक HTML का टैग है, उसमें एक बॉडी का टैग है और उसमें एक चिल्ड्रन नाम का प्रॉप पास हुआ है। सिंपल, ठीक है। ये मेरी बाय डिफॉल्ट लेआउट डॉट टीएसएक्स इस तरह दिखती है। अब मैं क्या करूंगा, जो रिटर्न स्टेटमेंट में यहां लिखा हुआ है ना, इसको मैं करूंगा कंट्रोल C, कॉपी किया और यहां अपनी लेआउट डॉट टीएसएक्स के रिटर्न स्टेटमेंट में आके इसको रिप्लेस कर दिया। सिंपल, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, नथिंग फैंसी। हाँ, इसके पीछे जो हो रहा है, जो काम होने जा रहा है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एज अ डेवलपर मेरी मेहनत ना फॉर्म वैलिडेशन में इतनी लगी ना क्लर्क जेएस में। अब मैंने क्या किया यहां पे, अब देखिए ये क्या है, ये सिंटैक्स से आप लोग फेमिलियर है। ये किस चीज का सिंटैक्स है? साइन आउट, साइन इन। किस चीज का सिंटैक्स है? ठीक है, यहां से कोई इस क्लास की शान बढ़ा के जवाब देगा। ये सिंटैक्स किस चीज का सिंटैक्स है? साइन इन साइन आउट। साइन इन साइन आउट तो है, सिंटैक्स किस चीज का है? कंपोनेंट है ना? कंपोनेंट्स का सिंटैक्स है, ठीक है। किस चीज का सिंटैक्स है ये? कंपोनेंट्स का। इसका मतलब क्लर्क से हम कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, हमें इंस्टॉल करो तो वहां से क्या कर रहा है, जैसे शर्ट सीन बना। एक कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो बनी बनाई फंक्शनलिटीज हमें दे रहा है। तो अब हम दो चीजें यूज करें, एक तो जाहिर सी बात है हम अपने कंपोनेंट्स बना रहे हैं, अब हम दूसरी लाइब्रेरीज के भी कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। इतना सा मैंने काम किया, मैं आके देखता हूं कि मेरी वेब एप्लीकेशन पे क्या फर्क पड़ा। यहां पे मैंने इसको जो है वो इंपोर्ट किया, सॉरी रिफ्रेश किया, देखिए यहां पे एक साइन इन का मेरे पास बटन आ गया, ठीक है। अभी ये सवाल नहीं है कि भाई यहां पे फॉर्म क्यों नजर आ रहा है। अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि मेरे एप्लीकेशन पे यहां एक साइन इन का बटन आ रहा है, जो कि मैंने नहीं लगाया, मुझे किस लाइब्रेरी से मिला? क्लर्क जेएस से। किस लाइब्रेरी से मिला? क्लर्क जेएस से। अब मैं इसको करता हूं साइन इन। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये मुझे कहां ले गया? फॉर्म पे, गूगल। एक सेकेंड, मैंने साइन इन किया। साइन इन का बटन किस वजह से आया? क्योंकि मैंने लेआउट डॉट टीएसएक्स में ये कोड लिखा। सही है, क्या किया मैंने? लेआउट डॉट टीएसएक्स में ये कोड लिखा, जिसकी वजह से मुझे साइन इन का बटन मिला। जब साइन इन का बटन मिला, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे आया। क्यों? याद है अभी जब हम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे थे क्लर्क के डैशबोर्ड पे, तो हमने वहां गूगल को कॉन्फ़िगर किया था, गूगल को सेलेक्ट किया था नहीं किया था? यस सर। तो इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल। अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था? संडे 225, ये अपनी एप्लीकेशन का मैंने नाम रखा था और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल आ गया, ठीक है। अब देखिए कितनी आसानी हो गई मुझे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके 10 मिनट के अंदर मेरी एप्लीकेशन में गूगल आ गया। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सपोज करें मेरा अकाउंट नहीं है, मैं खुद ब खुद साइन अप भी कर सकता हूँ, ऑलरेडी अकाउंट है तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल किया, यहाँ पे इसी तरह लॉगिन होता है। जब भी आप कहीं गूगल की एप्लीकेशन से लॉगिन करते हो इसी तरह होता है। मेरे पास ये अकाउंट है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने परमिशन दी कि हाँ भाई करो कंटिन्यू, और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, मेरे पास ये देखें इस तरह से दोबारा से मुझे मेरी वेब एप्लीकेशन पे ले आया। और यहाँ पे देखिए ये किस चीज का आइकन है? वो आप जीमेल पे कभी आप लोगों ने देखा हो तो टॉप राइट पे यही आइकन आता है। यस सर। अगर आपकी कोई पिक्चर अपनी लगी हो तो आपकी पिक्चर भी यहाँ आएगी। यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरी खुद की एप्लीकेशन पे लोकल होस्ट 3000 पे गूगल भी अब आ गया, ठीक है। अब मैं एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हूं।
क्या हूं? ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब वो यूजर जो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करके आएगा। ये होती आपकी ऑथेंटिकेशन यूजर। कंफ्यूजन तो खैर नहीं, विजिबिलिटी इतनी साफ नहीं होगी इसकी। मैं यहां पे साइन आउट पे क्लिक करूंगा, साइन आउट पे मैंने क्लिक किया और मैं अपनी एप्लीकेशन पे साइन आउट हो गया, तो यहां दोबारा साइन इन का बटन आ गया। तो ये थी सिंपल ऑथेंटिकेशन यूजिंग द क्लर्क। अच्छा, अब एक सवाल, बड़ा जबरदस्त काम हो गया, 10 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी है, वो ये कि भाई ये फॉर्म तो ऐसे ही आ रहा था, और अभी दो चीज है, एक तो फॉर्म ऐसे ही नजर आ रहा था, नंबर 2 क्या भाई सपोज करें, अभी आपने सिनेरियो समझा, फ्लो देखा कि लोकल होस्ट 3000 पर ही, यानी मेरे होम पेज के ऊपर ही साइन इन का बटन आ गया। हो सकता है आपकी ये बिजनेस लॉजिक हो तो आप लोगों को कोई मसला ना हो, लेकिन अगर आप लोग सोचे नहीं यार यहां साइन इन नहीं करवाना, भाई जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टाइप की कोई वेबसाइट है तो वो तो आपसे एंटर होते ही लॉगिन मांगती हैं। आपकी कोई इस तरह की वेबसाइट है, गवर्नर पोर्टल है, जैसे आप जाते हैं आपको लॉगिन पे ले जाता है, इस तरह की अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन व्हाट इफ जैसे आप लोग ई कॉमर्स के टेम्पलेट बना रहे हैं, वहां थोड़ी कोई एंटर होते ही आपके सामने कोई लॉगिन का मैसेज आता है सर ऐड टू कार्ट पे। एग्जैक्टली, या तो ऐड टू कार्ट पे आता है या चेकआउट पे आता है। चेकआउट मतलब जब आप पेमेंट करने को तैयार होते हैं। ये मसला क्या है? इस चीज को कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड का मतलब है कि भाई ये राउट जो है वो सेव है, किस चीज से सेव है? अनऑथेंटिकेटेड यूजर से। अनऑथेंटिकेटेड मतलब जो लॉगिन नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड मतलब जो लॉगिन नहीं है। व्हाट इफ अगर मेरा यूजर स्लैश पेमेंट के राउट पे आए तब उसको एक मैसेज मिले, मैसेज नहीं सॉरी, उसको एक लॉगिन का मॉडल दिया जाए, जैसे यहां पे साइन इन का बटन आ रहा है ना, चलिए यूं करते हैं, साइन इन का बटन दिया जाए। इस केस में होते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड राउट्स। अब वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने middleware.ts में ये कोड कॉपी किया, सॉरी ये रहा, middleware.ts में ये कोड कॉपी किया, एक लाइन में इसका मतलब ये समझ लें, इसका मतलब जो भी सामने है, इसका मतलब ये है कि भाई लॉगिन होते ही आपके चेहरे पे आपके यूजर को एक लॉगिन का बटन दे दिया जाएगा या साइन इन का बटन दे दिया जाएगा, जो अभी हो रहा है। ठीक है। व्हाट इफ अगर मुझे किसी एक स्पेशल राउट पे पहुंच के यूजर को मैसेज दिखाना, जैसे पेमेंट के पेज पे, ऐड टू कार्ट के पेज पे, कुछ भी हो सकता है, या सपोज करें मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैं यूजर को ये फीचर देता हूं कि भाई आप 2 ब्लॉग फ्री में पढ़ सकते हो, या फ्री का मतलब ऐसे विदाउट लॉगिन पढ़ सकते हो। तीसरा ब्लॉग अगर आपको पढ़ना है तो लॉगिन करना पड़ेगा। या मेरा एक ब्लॉग है, उसकी शुरू की 2 लाइनें आप पढ़ सकते हो, अगर मजीद पढ़ना है तो लॉगिन करना पड़ेगा। ये कुछ फीचर्स हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोटेक्टेड राउट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? प्रोटेक्टेड राउट्स। राउट्स का मतलब स्लैश पेमेंट, स्लैश ऐड टू कार्ट, स्लैश ब्लॉग, ये राउट्स है। प्रोटेक्टेड का मतलब अनऑथेंटिकेटेड यूजर से इसको प्रोटेक्ट रखो, यहां हो जाएगा जो प्रोटेक्ट होगा। वो कैसे करेंगे? इसको मैं यहां कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं आपके लिए कमेंट्स में लिख देता हूं लॉगिन, सॉरी, लॉगिन ऑन होम पेज, यानी एंटर होते ही भाई मुझे लॉगिन बताओ। अब प्रोटेक्टेड राउट्स में हम क्या करें? ये कोड मैं आपको दे देता हूं, ये भी सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। बस एक छोटी सी चीज यहां पे समझने की है, वो ये है, यहां पे मैं पहले कमेंट लिख दूं, प्रोटेक्टेड राउट्स, मिडलवेयर फॉर प्रोटेक्टेड राउट्स। इसको यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। ये भी वही काम कर रहा है जो पहले वाला मिडलवेयर कर रहा था, बस डिफरेंस ये यहां पे राउट्स प्रोटेक्टेड है। पूरा का पूरा कोड यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें।
आपने बस जो चेंज करना है ना, वो एक ये क्रिएट राउट मैचर को चेंज करना है, इसको जहन में रखना है। यहां पे देखें, एक ये आप खुद से बनाएंगे, इसको आप चेंज करेंगे, ये जहन में रखें, बाकी का जो कोड है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। यहां पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एक राउट, ये एक फंक्शन है जो क्लर्क जेएस से आ रहा है। यहां पे मैंने लिखा है भाई कि जब पेमेंट हो, कि जब स्लैश पेमेंट हो ना, ये स्लैश पेमेंट का राउट मेरा यहां पे आके प्रोटेक्टेड राउट बना दिया, इस तरह बस सिंपल लिखने से। आप लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा तो इसको जाने दें, बल्कि मैं इसको दूसरी लाइन में लिख लेता हूं। सही, सिंपल। ये तो आप लोगों को पता ही ना, स्लैश पेमेंट स्लैश फोरम, इससे तो आप लोग वाकिफ हैं। राउट सही। तो यहां पे आप लोग अपने वो राउट्स डिफाइन करेंगे जो क्या है, आप लोगों को प्रोटेक्टेड बनाने। प्रोटेक्टेड का मतलब सिर्फ लॉगिन यूजर जाएगा, विदाउट लॉगिन यूजर जा ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहां लिख दिया स्लैश एडमिन, कि भाई अगर एडमिन हो तो ही जाए। तो मैं एक काम क्या करता हूं, यहां पे एक पेमेंट राउट भी बना लेता हूं, ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। ऐप के फोल्डर में मैं आया, एक मैंने राउट क्रिएट किया, पेमेंट पेज डॉट TSX, यहां पे मैंने RFCE कर दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया पेमेंट, मिडल वेयर चेंज कर दिया। देखते मेरी एप्लीकेशन में क्या फर्क पड़ा। अच्छा, अभी भी साइन इन बटन तो आ रहा है, कोई बता सकते हैं क्यों आ रहा है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा जो कोड है वो कहां पर है, layout.tsx। और layout.tsx का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो आपको अक्रॉस द एप्लीकेशन हर राउट पे दिखानी है। क्या कहा मैंने, अक्रॉस द एप्लीकेशन जो जो चीजें आपने दिखानी होती है, जो सेम होती है, वो कहां पे होगी आपकी layout.tsx में। अगर layout.tsx में मैं ABCD लिख दूं तो इट मींस ABCD जितने भी राउट्स बनेंगे ना, सॉरी जितने भी राउट्स मेरी एप्लीकेशन में बनेंगे ना, वहां पे ABCD लिखा नजर आएगा। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं, यहां पे मुझे कहां चाहिए, सिर्फ पेमेंट के राउट पे चाहिए। तो पेमेंट का राउट भी मैंने रेपोजिटरी बनाई थी, वहीं से ले लेता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो यहां पे मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी इस चीज को यहां से पेमेंट में कॉपी किया, हर चीज आपको मिल जाएगी, बस कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो भी हमने डिस्कस किया है। सही है, यहां पे मैंने इसको कॉपी किया, और यहां पे इस चीज को भी मैंने इस तरह से कॉपी कर दिया। सिंपल चीजों को मैंने कॉपी किया यहां पे, और अपने पेमेंट के राउट में आके पेस्ट कर दिया। आपने भी यही करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को कॉपी पेस्ट करना है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्ट थी। अब layout.tsx में नहीं चाहिए, वहां से हटा दो, जिस राउट में चाहिए वहां पे रखो, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे देखता हूं, साइन इन पहले मैं हटा दूं। यहां से जो मेरी प्रोवाइडर पहले था ना, जो चीजें पहले थी उसको मैंने वैसे ही रख दिया। हाँ, प्रोवाइडर सेम ही रहेगा, प्रोवाइडर चेंज नहीं हो, क्लर्क प्रोवाइडर नहीं हो भाई। गिफ्ट जो आपने रैप किया गिफ्ट पेपर लगा के, वो रहेगा। अगर अभी क्लर्क प्रोवाइडर हटा देंगे ना तो मसला है। ठीक है, देखिए साइन इन का बटन यहां से चले गया। मैं यहाँ पे स्लैश पेमेंट पे जाता हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने सही से कॉन्फ़िगर किया है। जैसे मैं स्लैश पेमेंट पे आया, मैं प्रोटेक्टेड राउट्स के जरिए, अब जब स्लैश पेमेंट पे जा रहा हूं तब गूगल पे आ रहा हूं, तब लॉगिन मुझसे मांगा जा रहा है। विदाउट पेमेंट के मेथड पे मुझसे लॉगिन नहीं मांगा जा रहा। मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, यहां पे इस तरह जो हमने पहले किया उसी तरह बटन के क्लिक पे मैंने जो है वो इसको कॉपी किया। तो देखें अब मैं कहां पे आ गया हूं, payment.tsx पे। और ABCD क्यों लिखा है, क्योंकि लेआउट में लिखा हुआ था। जैसे नेव बार होते, फुटर्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट आपको हर पेज के राउट पे चाहिए होते हैं ना, तो नेव बार और फुटर आपका हमेशा वहां आया करेगा। ठीक है जी,
तो ये आपके दो आज के सिंपल तरीन टॉपिक थे, रिएक्ट हुक फॉर्म, फॉर्म वैलिडेशन। मतलब अपने इनपुट फील्ड्स को हमने दो चीजों में देखा, एक तो सिंपल क्लर्क हमने यूज किया और क्लर्क विद प्रोटेक्टेड राउट भी हमने यूज किया कि अगर किसी स्पेशल राउट पे, अगर किसी स्पेशल पेज पे आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो इस तरह होगी। सारा कोड आपके पास है, सॉरी मतलब अभी मिल जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। कंटिन्यू विथ योर हैकाथॉन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट संडे हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी एंड वी विल बी वाइंडिंग अप विद दिस क्वार्टर। तो अपना हैकाथॉन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।